चाय, गरबा गरम चाय। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है और तारीख घोषित होने के बाद दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट चुकी है और इसी कड़ी में आज एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी चाय पहुंची है लोकसभा क्षेत्र में। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र खास इसलिए है क्योंकि कई चुनावों से यह सीट भाजपा के पास है और बार बार कांग्रेस यह सीट जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है पर उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। आज की चर्चा जो हम शुरू करेंगे, सबसे पहले कांग्रेस से शुरू करेंगे कि क्या रणनीति के साथ वो इस बार लोकसभा चुनाव में उतरी है। सबसे पहले सवाल कांग्रेस के नेताओं से है, इस बार क्या है आपके मुद्दे? सबसे पहले तो मैं एक महिला हूँ, तो वादे किए गए थे विधानसभा चुनाव में कि सिलेंडर हम लोग 500 रुपए में देंगे करके। उसके बाद जब बजट आया तो बोलते हैं कि उज्ज्वला वाले को देंगे। क्या मेरे यहाँ नहीं चलता? मैं मध्यम वर्ग से नहीं हूँ, तो हमेशा महिलाओं को ही सामने लाके ये चुनाव लड़ते हैं। महिलाओं को सामने लाकर चुनाव लड़ते हैं, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। हमारे साथ भाजपा से महिला नेत्री भी है, उन्हीं से सवाल करते हैं, क्या महिलाओं को सामने लाकर भाजपा चुनाव लड़ती है? मैं पहले बोलूंगी जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमें अगर हिंदुस्तान को अखा हिंदुस्तान राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र, तो हमें उज्ज्वला योजना से आप हिंदू राष्ट्र पे आए। अच्छा बताइए, मुद्दे की बात करें। अभी 1,000 रुपया सुनिए, बोलने दीजिए। हिंदू राष्ट्र में कहां से आ गए? उज्ज्वला से हिंदू राष्ट्र बता रही हूँ। 1,000 रुपया, 1,000 रुपया जो महतारी बंधन का योजना का है, वो उसका सिलेंडर लो ना। 1,000 महतारी वंदन का आया है, उसका सिलेंडर ले लो बोल रहे हैं। अच्छा, आपका 1,000 महातारी वंदन का सिलेंडर आया जब आप 1280 रुपए में सिलेंडर बेच रहे थे, दे रहे थे, और आज 1180 रुपए में दे रहे हो। फिर आया है, आपने 100 रुपए माफ किया है। ये आपने एहसान थोड़ी ना किया, ये तो हमारे ही पैसों को आपने दिया है। 1208 10 साल 100 रुपए माफ करके कोई एहसान नहीं किया है। क्या 100 रुपए माफ करके एहसान किया है भाजपा ने? देखिए भाजपा की जो योजनाएं हैं वो हर वर्ग के लिए है। आज सिर्फ महतारी वंदन योजना नहीं, जिससे हर एक महिला लाभान्वित हुई है, और हर महिलाओं से आज पूछो तो मोदी जी के प्रति अगाध श्रद्धा है, और मोदी जी की जो गारंटी है उस पे सभी को विश्वास है। मोदी की गारंटी पर विश्वास है बोलना है। हो गया 4 महीना हो गया सरकार बने उनके, सिर्फ 1 महीने का महतारी वंदन योजना दिया। क्या उनको पता नहीं है क्या 4 महीने का वादा क्यों हो गया और 4 महीने का 1 महीना, 4 महीना में सिर्फ 1 महीना का महतारी वंदन की किस्त? देखिए, ये कांग्रेसियों के बौखलाहट बता रहे हैं कि सत्ता जाने के बाद बौखलाहट है, कांग्रेसियों में बौखलाहट है। कांग्रेस में बौखलाहट नहीं, कांग्रेस मुद्दे पे बात करती है। आपने प्रथम प्रश्न ही किया, उन्होंने मुद्दे पे बात ही नहीं किया। सबसे पहली बात यह है कि आपने कहा था कि महतारी वंदन योजना का मुख्यमंत्री की पत्नी को भी मिलेगा, कलेक्टर की भी पत्नी को मिलेगा। मुख्यमंत्री की पत्नी, कलेक्टर की पत्नी, ये बात सही है। आपके उप मुख्यमंत्री ने भी ये बात वीडियो पे कही थी। पहले मैं इन बहनों से पूछना चाहता हूँ, 1,000 रुपए महतारी वंदन का लाभ लिए? 1,000 मिला कि नहीं? 1,000 मिला भाई, आप तो बोल दिए ना, मुद्दे पे बात करें, क्योंकि महतारी वंदन एक आपको बता रहा हूँ, बोले थे। आओ विजय सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा के कार्यकर्ताओं से कि रमन सिंह की वाइफ को 1,000 रुपए मिला कि नहीं मिला? 1,000 रुपए मिला कि नहीं मिला? 1,000 रुपए रमन सिंह की वाइफ को मिला कि नहीं मिला? बताइए। मिला। देखिए कितने स्वभाव से एकदम सरलता से झूठ का वो किए। रमन सिंह के मिसेस को 1,000 रुपए मिला है आपके कहने पे, अभी आपने जवाब दिया। सबको नहीं, रमन सिंह के मिसेस को मिला है आपसे। दूसरा चीज भूल मुत, दूसरा चीज आज हम लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी हम घोषित करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि हमारी जो बातें हैं, जो हमारी समस्या है, वो दिल्ली में पार्लियामेंट पे जाके हमारी बातों को रखा जाए, इसलिए चुना जाता है। दूसरा चीज, पिछले कार्यकाल में देख लीजिए, सांसद विजय बघेल जी 5 साल कहाँ थे? 5 साल कहाँ थे? पिछले कार्यकाल में विजय बघेल जी 5 साल कहाँ थे? आप दुर्ग लोकसभा के किसी भी तटस्थ व्यक्ति को, नागरिकों को पूछ लो, विजय बघेल जी हर किसी नागरिक के दुख सुख में सभी उपलब्ध थे। हर किसी के दुख सुख में शामिल थे।
मैं आप भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता तो एक ही जवाब मांगना चाहता हूं, विजय बघेल जी जहां अपन प्रांगण में बैठे हैं, दुर्ग नगर निगम है 60 वार्ड का, अगर किसी भी मत में मुक्तिधाम से लेकर पार्क तक के अगर एक काम किए होंगे, किसी भी मत में अगर पैसा दिए होंगे तो मैं ताली बजा के स्वागत करूंगा। एक का सिक्का दिए होंगे तो काम क्या किए हैं सांसद महोदय ने भाजपा वाले, गिनवा दीजिए। मैं इन कांग्रेसी भाइयों और मित्रों को ये बताना चाहूंगा कि हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनको सांसद की निधि देने की जरूरत नहीं, वहां से ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम बना हुआ है, हर विषय पे हमारे काम सिस्टम बना है, सिस्टम बना है, सिस्टम बना सिस्टम कहाँ बता दो। माननीय सांसद महोदय जी का एक कोई काम बता दीजिए दुर्ग में जो अच्छा काम किया हो। नहीं, कौन से मत में पैसा आया उनका ये बता दीजिए, मत का उनका राज्यसभा लोकसभा का मत का पैसा बता दीजिए जो दुर्ग नगर निगम आया हो। अच्छा एक चीज बता दीजिए, 5 साल में माननीय सांसद महोदय के मद में कितना आता है और कितना खर्च हुआ, और मैं आपको बता दूंगा कि कितना खर्च किए हैं और कितना कौन से दुर्ग विधानसभा में कितना खर्च किया है। देखिए आप सभी को मालूम है कि 2 साल कोरोना का बहुत विपत्ति था। तो एक मिनट बता रहा हूँ, सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। माननीय मोदी जी ने सारे सांसदों से, आपको पता नहीं है, सारे सांसदों से अनुरोध किया था कि वे 2 साल की अपनी सांसद निधि कोरोना मद में देंगे, और 2 साल की सांसद निधि उन्होंने कोरोना मद में दिया है। कोरोना से कैसे निपटे हम आप सभी को मालूम होगा। कोरोना से ये गोबर का घोटाला करने वाले हमसे पूछेंगे, चुनाव जनता लड़ती है, कांग्रेस तो पीछे हो गई है। गोबर का घोटाला मुद्दा नहीं है। भाजपा इस चीज को समझे कि गोबर घोटाला लोकसभा का मुद्दा नहीं है। देखिए चलिए ठीक है, हम कांग्रेस के पास आते हैं। कहाँ है विजय भैया? कहाँ है? मैं भी उनके दो दिन से खोज रहा हूँ, विजय भैया कहाँ है? विजय भैया वो लोकसभा के प्रत्याशी अपने लोकसभा क्षेत्र में दौरे में है। मैं मूल मुद्दे की बात करना चाहता हूँ। देखिए ये देश का चुनाव है, वास्तव में देश की प्रत्येक जनता ने मन बना लिया है। तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और जो 400 पार का जो टारगेट, 400 पार, क्या 400 पार में शामिल होगा? हाँ 500 पार। पहले तो ये बताइए, 1 मिनट पहले बात तो ये है कि नड्डा गैंग जो है इनका खुद ही 200 लोग लड़ रहे हैं, और बाकी एनडीए के लोग बोल रहे हैं जिसको नड्डा गैंग कहा जाता है। तो आप 400 पार की कहाँ बात कर रहे हैं? 400 पार कहाँ से लाएंगे? भाजपा के और भी हमारे साथ भाजपा के लोग जुड़े हुए हैं। जनता बताएगी, जनता बताएगी, जनता क्या बताएगी? 400 पार कहाँ आएगा? इनका जो आज का पेट्रोल दिख रहा है ना 100 रुपए, वो 400 पार होगा। जो दाल खा रहे ना वो 400 किलो पार होगा, ये 400 आएगा। इनका आंकड़ा कहने का मतलब भविष्य में 400 पार का ये नारा है। पेट्रोल 400 पार, दाल 400 पार, क्या कहेंगे? इनके शासन काल में 18 रुपए की पेट्रोल कहाँ तक पहुंची थी? कहाँ तक पहुंचा 18 का पेट्रोल? 18 का पेट्रोल कहाँ तक पहुंचा? आप लोगों ने 70 साल के इतिहास में 35 रुपए का तेल देने की वादा आपने किया। 13 रुपए अटल जी, मनमोहन जी के में ना। हाँ तो आपके पास में तो आपको बैरल की भी जानकारी नहीं होगी। अभी मनमोहन से बता दूंगा बैरल का कितना था, और अभी आपका है ना। आप ऐसा, अरे भैया सुनिए ना, आप दर्द आपको है। 105 रुपए तक पेट्रोल। हमारे चाय वाले बाबा ने बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं, इसको मान रही है। चाय वाले बाबा ने बहुत कुछ किया है। चलिए क्या क्या किया है चाय वाले बाबा ने? सिर्फ देश को बर्बाद किया है। बर्बाद किया है बोल दिए भाई। देश को बर्बाद नहीं, कांग्रेस की जो वंशवादी परंपरा है वो बर्बाद हो गई है। इस लोकसभा चुनाव में क्या होंगे कांग्रेस के सबसे प्रमुख मुद्दे? हमारे छत्तीसगढ़ में 2 सांसद कांग्रेस के थे, 9 सांसद बीजेपी के थे, है ना। कोरोना काल हुआ, ये हुआ, कोरोना ने दी करे, लेकिन आज तक के सांसदों ने यहाँ की जनता के लिए कौन सा क्या कार्य किया? दूसरी चीज सुनो ना, मुद्दे की बात, यहाँ की ट्रेनें रद्द हो रही। आपको मालूम है एक अंत्योदय ट्रेन चलती थी मुंबई से हावड़ा, ये सब ट्रेनें बंद हो गई। वंदे भारत जो 1600 रुपए किराया है नागपुर का, वो ट्रेनें चला रहे। महिला कोच बंद कर दिए गए, बुजुर्गों की जो छूट थी वो बंद कर दी गई, विकलांग कोटे के जो कोच थे वो बंद कर दिए। स्लीपर को बंद करके आप एसी बढ़ा रहे हो, तो क्या एसी वाली जनता है दुर्ग देश भारत देश की, उनको फायदा पहुंचा रहे हो कि बड़े लोगों को? एक प्रमुख सवाल है, मैं जब घूम रहा था तो एक सवाल सांसदों से शिकायत है जनता की, ट्रेनें रद्द होने की।
बार बार ट्रेनें रद्द हो रही है, जनता की शिकायत है, ये पार्टीगत नहीं है। मैं खुद ट्रेन में सफर करता हूं तो मैं इसका दंश झेल चुका हूं। इस पर भाजपा क्या कहेगी? देखिए, ये उन लोग बोलते हैं जो डेवलपमेंट दिखाएंगे। अभी 5 साल में तीसरी लाइन शुरू हो गई है, आपको पता होना चाहिए। आप दुर्ग की बात करो, तीसरी लाइन इसी बीजेपी के कार्यकाल में। और जितने भी रेल परियोजना हो रही, हजारों करोड़ के, अभी प्रधानमंत्री जी ने 15 दिन पहले 34,000 करोड़ की रेल परियोजना का शिलान्यास और भूमि पूजन किया, लोकार्पण किया है। और ये जो हावड़ा कलकत्ता रूट है, इसको एयरपोर्ट तर्ज पर जो स्टेशन है विकसित किया जा रहा है। ये सारे तमाम परियोजना विकास कार्य चल रहा है, इसलिए ट्रेनें रद्द हो रही। ट्रेन रद्द होने का विषय ये नहीं है, विकास कार्य हो रहा है इसलिए ट्रेनें रद्द हो रही है। मालगाड़ी चल रही है, अडानी जी की जो 60 मालगाड़ी होती थी, आज कोयले की 300 गाड़ियां जा रही है। उसको चाहने दे रहे और अडानी जी की गाड़ियों पर कोई रोक नहीं, आम जनता की ट्रेनों पर रोक। ये अडानी और अंबानी इनको रात को सपने में आते हैं क्योंकि उनको चंदा नहीं मिलता। लेकिन चंदा मामा इन लोग हैं, पूरा तो चंदा भाजपा वाले ले रहे हैं। सर, चंदा लो धंधा दो, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, क्या है? देखिए, कांग्रेस की हताशा है। अगर वह कहते हैं कि चंदा भाजपा को मिला है, अपनी बात कहना भूल जाते हैं। चंदा उनको भी मिला है, आपको मालूम है, हर किसी की गवाही है। तो क्या उनको भी, वो अपनी ही बात कर रहे हैं कि पहले वो ये करते थे कि पैसा मिलता था और वो काम करते थे। ये इसी बात को उजागर कर रहे हैं कि चंदा दो और धंधा लो। मोदी जी सबके प्रति, सबका विकास, सबका साथ, इसी उद्देश्य पे चल रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले जो गैस, अब गैस की बात कर रहे हैं मेरे भाई साहब, कुछ लोग गैस की बात किए थे, आपको मालूम होगा, शायद आप भी उदाहरण है, गैस के लिए हम लंबा लाइन लगाते थे, 2 साल 3 साल में हमारा नंबर आता था। आज आप फोन करेंगे और गैस तत्काल आता है कि नहीं आता? आता है कि नहीं? गैस तत्काल आता है कि नहीं? दो मुद्दे, जैसा कि इन्होंने कहा कि चंदा कांग्रेस को भी मिला, इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया इनके द्वारा, 6,000 करोड़ के ऊपर की आमदनी इनकी हुई। और किस तरीके से हुई ये भी सुन लीजिए। आम जनता को ये जानना चाहिए कि जिस दिन पुलवामा हुआ उसके कुछ दिन के बाद में HUB पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को के द्वारा दिया गया चंदा क्या है? ये देशद्रोही बनाएगी। दिया गया चंदा क्या है? मुझे जवाब दे। इनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री के जो सचिव थे भूपेश बघेल के, आप फिर राज्य पे आ गए, आप राज्य पे आ गए। हमारे साथ देखिए, चुनाव का मुद्दा केंद्र का है, हम मुख्यमंत्री पर क्यों आते हैं? हम मुद्दा स्थानीय होता है, सांसद आपके होते हैं, ट्रेनें आपके लिए चलती है। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप बैठ जाइए। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या इस लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके लिए खास? भाई हम लोग तो अपने प्रत्याशी को और अपने सरकार के द्वारा जो दुर्ग का विकास किया गया उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, है ना। हम लोगों ने राम मंदिर भी बनाए, है ना, माता कौशल्या का धाम भी बनाया, लेकिन उसका कभी प्रचार नहीं किया और राजनीतिक रोटी नहीं सीखी, है ना। राम मंदिर बनाया आपने और हमने बनाया कौशल्या धाम, प्रचार नहीं किया, कोई प्रचार नहीं। देखिए, सिर्फ काम। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, कांग्रेस वाले हमेशा जनता को बेवकूफ समझते हैं। आप मान के चलिए, प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, जो विकास कार्य हुआ है उसी के मुद्दे पे यहाँ 4 मंत्री रहते हुए विजय बघेल ने 3 लाख से ऊपर वोटों से जीत हासिल की है। इस बात को ध्यान रखिए। लगातार मोदी पे विश्वास रखते हुए लगातार उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। नागरिकों को आप झूठा साबित नहीं कर सकते। हमेशा अपनी असफलता को नागरिकों पे थोपना, ये कांग्रेस का ही हमेशा अपनी असफलता को नागरिकों पर थोपना आरोप है भाजपा का। 70 साल का देख लीजिए, इनके हाथ में अभी ये टिकली बनी होगी 25 पैसे वाली, है ना। यहाँ पर जो बनी ना, ये दिखा रहा हूँ, ये बनी हुई ना, ये हम लोगों ने जब कांग्रेस थी तब, नहीं तो ये क्या होते, टेढ़े मेढ़े होते और बोलते टेढ़ा है पर भी मेरा है। ये टेढ़ा है पर मेरा है, कांग्रेस ने आरोप लगाया है। टीका जब भी बनता था, आप मान के चलिए, इतिहास उठा लीजिए, 15 से 20 साल उसको लगते थे जब विदेश में बनते थे। भारत में अभी 2 साल के अंदर जब मोदी जी ने टीका दिया तो इन्हीं के नेताओं ने कहा था कि हम टीका नहीं लगाएंगे। ये हमारे टीके के बदौलत जिंदा है, ये हमारे भाजपा का टीका। वैक्सीन बनवा के 52 करोड़ का चंदा लिए, वैक्सीन बनवाई और चंदा दिया। झूठा आरोप है।
साथ एक और वरिष्ठ नागरिक भी है, उनसे जानते हैं क्या रहेंगे इस लोकसभा चुनाव में दुर्ग विधानसभा के मुद्दे। यह मुद्दा जो मैं बोलने जा रहा हूं समाज की ओर से जो है ना, ये बड़ा मुद्दा है। सर्वप्रथम तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं अनुसूचित जाति समाज की ओर से। आपको एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, 2014 के बाद जो है अनुसूचित जाति को, पिछड़ा वर्ग की जो जातियां थी उन जातियों में जो ना उनको शामिल किया गया। 5 ऐसे जातियां हैं, सही, सारथी, थनवार, सुई, सारथी, 5 जातियों को जो है ना शामिल किया गया। लेकिन हमें आदमी तो दिया गया है, लेकिन उनकी जनसंख्या का अनुपात जो है, जो अनुसूचित जाति को जो अनुसंख्या मिलना चाहिए, वो जनसंख्या अभी तक के शासकीय दस्तावेजों पर कहीं भी, शासकीय कागजों पर जनसंख्या की बात हो रही थी। राहुल, मैं आपकी बात समझ गया। मुद्दा ये भी है कि राहुल गांधी एक और जहां पर जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जातिगत जनगणना करने से देश में जातिवाद ही बढ़ेगा? जातिवाद नहीं बढ़ेगा। आपको अगर लॉजिकली आप समझेंगे इसको, सबसे पहली बात यह है कि पूरे देश के अंदर में कितनी जनसंख्या है, वो सेंसेक्स के आधार पे तो 2021 में होना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया कोरोना काल की वजह से। अब जब राहुल गांधी जी बोल रहे हैं तो उसका ये मतलब ये है कि भाई हमारे लोग जितने हैं, जो भी है, चाहे ओबीसी हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, सब हो, कितने की जनसंख्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उस आर्थिक स्थिति का एनालिसिस करने के बाद में उनको किस आधार पे उनको लाभ दिया जाए, ये है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी चीज को जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इसको गलत तरीके से लोगों के बीच में प्रेजेंट करते हैं। मेन मुद्दा यह है कि हमारी जानकारी हमारे तक होनी चाहिए, हम किस आधार पे रह रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारी सामाजिक स्थिति कैसी है, इसी के आधार पे तो एक देश बढ़ता है। अगर आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, क्योंकि आधारभूत सुविधाएं जो है, चाहे आप शिक्षा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, और हम सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको अराजकता नहीं चाहिए। अराजकता नहीं चाहिए, कांग्रेस का ये कहना है कि अराजकता नहीं। राहुल गांधी के बारे में एक बार बता दे। राहुल गांधी ऐसा नेता कि आलू बेच, एक तरफ से आलू डालेगा सोना निकलेगी, वो आलू भी जाएगा, सोना भी। आलू से सोना। हाँ। देखिए अभी इसने जो जातिगत जनगणना पर बात बताई है, मैं उसको कहना चाहूंगा, वास्तव में बेसिक मुद्दे से ध्यान बटाना चाह रहे हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में जो विकास हुआ है वो किसी जात पात पर नहीं हुआ है। जो गरीब वर्ग है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। अब उसके पीछे क्या कारण है? जिन गरीबों के पास घर नहीं था, पक्के मकान बन गए, शौचालय नहीं थे, शौचालय बन गए, जिनके पास बिजली नहीं थे, फ्री में बिजली कनेक्शन मिल गए, गैस सिलेंडर नहीं थे, गैस मिल गए, करोड़ों की संख्या है। इतने सारी योजनाएं आए तो लोगों का जीवन स्तर उठ गए। अब जीवन स्तर उठा है, जीवन स्तर उठा है, लोगों को गैस मिला है, लोगों को घर मिला है। ये इस राष्ट्रीय मुद्दे में बात करना चाहते तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज 10 साल का मोदी की सरकार को हो गई है। उन्होंने बोला कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज एक जनता पूछ रही कि 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? 20 करोड़ नौकरी कहाँ है? कहाँ है 20 करोड़ नौकरी? 30 लाख लोगों को नौकरी मिली है। और आप देख रहे होंगे स्टार्टअप में करोड़ों युवाओं को लाभ मिला है। विदेश के युवा बाहर जाना बंद कर दिए, यहाँ आ रहे हैं। विदेश के युवा बाहर जाना बंद कर दिए, देश के युवा बाहर जाना बंद कर चुके हैं। मिला है भजिया तलने का, कहाँ का स्टार्टअप मिला, आप बताइए। भजिया तलने का स्टार्टअप कह रहे हैं भाई कांग्रेस के लोग। उनसे पूछिए स्वनिधि और विश्वकर्मा योजना में लोग कितना लाभ लिया स्वनिधि विश्वकर्मा योजना में। विश्वकर्मा योजना में अभी सिर्फ इन्होंने फॉर्म भरवाया है। और दूसरा चीज, पिछले 10 साल के अंदर में हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात थी, तो आप उसके आधार पे देखिए 20 करोड़। अभी भी 30 लाख ऐसे पद हैं जिसकी भर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाई है, और अभी भी वैसी चल रही है। दूसरा चीज, इन्होंने बहुत सारी ऐसी योजना ला के देश को खोखला करने का काम किया। अग्निवीर एकमात्र एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से इन्होंने देश की सेना को भी कमजोर करने की कोशिश, देश की सेना को कमजोर करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। ये कांग्रेस का बड़ा आरोप है। ये वो लोग बोल रहे हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग, सर्जिकल पर सबूत। हमने सर्जिकल पे कभी सबूत नहीं मांगा। और
आप लोग पुलवामा के अंदर में 400 किलो RDX आता है, जिसकी जानकारी आज तक ये जुटा नहीं पाए। और हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने ISI जैसे एक संस्था जो हर विश्व में उग्रवाद फैलाती है, उसको बुलवाकर पुलवामा में जांच करती है। पुलवामा में जांच। हमारे साथ और भी लोग हैं, और भी है। मैं मानता हूं कि आप बिल्कुल बोलने के लिए क्या है, कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस अभी कोमा में जा रही है, इसलिए कुछ भी विषय उठाती है। देखिए, भ्रष्टाचार की बात आपको युवा मितान क्लब, शायद मेरे ख्याल से मेरे यहाँ मित्र जो बैठे हैं उनको मालूम होगा, युवा मितान क्लब का नाम सुना हो। आज जो खड़े हुए हैं युवा मितान क्लब, हर वार्ड में युवा मितान क्लब का गठन किया गया था। वो पैसा कहाँ गया आज मालूम है आपको? जांच चल रही है, उसमें कितने लोग अंदर होने वाले हैं। ये भ्रष्टाचार का एकदम प्रत्यक्ष नमूना है। प्रत्यक्ष नमूना था राजीव युवा मितान। मैं बता दूं कि हम फिर से राज्य के मुद्दों पर आ चुके हैं। राज्य के मुद्दे नहीं। राजीव युवा मितान ये कांग्रेस की योजना थी। इसमें हर वार्ड में कांग्रेस ने एक क्लब बनाया था, जिसकी योजना का सभी लोगों ने लाभ मिला है। और इन लोगों को अभी यही नहीं मालूम है कि इसमें पार्षदों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। युवा मितान एक युवाओं की टीम थी, ये जबरन अपने आपको हमारे साथ सभी को मौका मिलेगा, सभी के लिए बात है। हमारे साथ और कुछ युवा साथी भी है, यहाँ से लोग हैं। कैमरामैन, थोड़ा से हम आम नागरिकों की तरफ भी चलते हैं, थोड़ा से मूव करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव पर क्या है मुद्दे और क्या सवाल है भाजपा और कांग्रेस के नेताओं से। जी, हमारे साथ एक वरिष्ठ नागरिक है। क्या नाम है सर आपका? संदीप कौशिक नाम है मेरा। मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले जब कांग्रेस सरकार में हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, हमारे देश में कई प्रकार के हमले हुए, बहुत प्रकार के हमले हुए, सारी चीज़ें हुए, लेकिन आज तक समर्थन के अलावा और दो शब्द बोलने के अलावा कुछ नहीं हुआ। और जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आए हैं, एक एक हमले का जवाब वो सही तरीके से, एक एक हमले का जवाब दिया है मोदी सरकार ने। एक एक हमले का जवाब दिया है मोदी सरकार ने। अभी जी मैं पूछना चाहता हूँ कि बांग्लादेश कैसे बना? मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ, बांग्लादेश कैसे बना बांग्लादेश? चलिए हम राजनीति से अब हिस्ट्री पे आते हैं। 40 लाख बांग्लादेशी भारत में कैसे घुसे, इसकी जवाब पहले कांग्रेस। 40 लाख आए हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे लाए हैं? 10 साल में ही घुसे, पूछिए। नहीं 10 साल में घुसे, उससे पहले नहीं थे। अरुणाचल प्रदेश में मणिपुर जल रहा है, कहाँ है? मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, कहाँ है प्रधानमंत्री? आप बच्चे की बात कर रहे हो, आप ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान कैसे बना? कैसे बना पाकिस्तान? कैसे बना पाकिस्तान ऐसे बना क्योंकि आपके जो सम्मानीय, आप सुन लीजिए, दो राष्ट्र का सिद्धांत मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के लोग थे, है ना? और ये हम इतिहास पे नहीं, हम इतिहास पर नहीं, हम वर्तमान में रहते हैं। हम पाकिस्तान की नहीं, हम दुर्ग की, हम पाकिस्तान की नहीं, हम बांग्लादेश की नहीं। हमारे साथ और भी लोग हैं, आम जनता है दुर्ग की, जिनके कई सारे सवाल है। दुर्ग लोकसभा के मुद्दों में बात होनी चाहिए। दुर्ग लोकसभा के मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आम नागरिक भी हैं, हम उनसे जानते हैं, क्योंकि भाजपा हमेशा ये कहती है कि कांग्रेस गलत है, कांग्रेस ये कहती है भाजपा सही है, पर सबसे जरूरी है जनता क्या कहती है, क्योंकि वोट जनता को ही देना है। और दुर्ग की जनता इस बार क्या सोचकर मतदान करेगी, हम दुर्ग की जनता से जानते हैं। कैमरामैन, थोड़ा से हम इधर आते हैं दुर्ग की जनता की तरफ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास खान। क्या रहेंगे मुद्दे दुर्ग में इस बार? दुर्ग में क्या है, बेरोजगारी है, लोगों को दुकानें नहीं मिल रही हैं, आवंटन हो रही हैं। यह जितने फुटपाथ व्यापारी जो है सब परेशान हैं। भाई कांग्रेस के तौर पे परेशान है, भाजपा के तौर पे ही परेशान है। यहाँ पे हमको कुछ नहीं मिल रहा। अब बेरोजगार लड़के हैं, बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं। भाजपा के भी काल में परेशान है और कांग्रेस के भी काल में परेशान है दुर्ग की जनता। बात क्या है, चाचा जी ने एक बात कही कि कांग्रेस के भी शासन में परेशान है भाजपा के। हम कांग्रेस की बात छोड़ते हैं, भाजपा के शासन में क्या? अभी 5 साल से भूपेश बघेल की सरकार थी, नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, वो फुटपाथ पे बैठा है। आदरणीय सरोज पांडे जी के कार्यकाल में वो धंधा करता था, उसके दुकान तोड़ दिया गया है, इसका जवाब कौन देगा? कांग्रेस। दुकान तोड़ दिया गया,
दुकान तोड़ दिया गया, ऐसा भाजपा आरोप लगा रही है। बेरोजगारी भत्ता देना बंद कर दिया इन्होंने। बेरोजगारी भत्ता जो भूपेश बघेल सरकार ने यहाँ के युवा बेरोजगारों को जो भत्ता दे रहे थे उसको क्यों बंद कर दिया? हमारे साथ और भी लोग हैं, आम जनता से ही हम जानते हैं और आम जनता की ही राय पर हम बात करेंगे। कैमरामैन आप मेरे साथ आइए। आम जनता अगर अपने मुद्दों से हटेगी तो ऐसे ही प्रतिनिधि चुन के जाएंगे जो सिर्फ अपनी बात करेंगे, आपकी बात नहीं करेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों सजगता से तैयार रहें क्योंकि सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। जय श्री राम के नारे से सभी चल सकते हैं पर मुद्दों की बात जो करेगा उसी को मत पड़ते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। क्या समस्या है, क्या सोचकर इस बार आप मतदान करेंगे लोकसभा में? मैं ये देख रहा हूँ जब से भाजपा की सरकार आई है लोगों की जिंदगी से चैन सुकून ही निकल गया। अब जो है सरकार बदलना है, मोदी जी ने बहुत राज किए, अब कांग्रेस की सरकार लाना है, उनको भी मौका मिलना चाहिए ताकि हमारे देश को जो है चैन सुकून की तरफ लेकर चले। और हर इंसान जो है, देखो सबसे बड़ी बात यह है ये देश जो है सभी इंसानों का है, सभी धर्म के नागरिकों का है। तो इसके अंदर में हमको आपस के अंदर में हमारे दिल से ये कीना कपट निकल जाए और हम इंसान के लिए, इंसान के अंदर में नरमी हो और इंसान के लिए उसका दुख दर्द बर्दाश्त करे। दुख दर्द बर्दाश्त हो। हमारे साथ और भी भाई हैं, काफी दमदार बॉडी है आपकी, मेरे से अच्छी है। क्या नाम है सर आपका? अमन अग्रवाल। क्या रहेंगे मुद्दे दुर्ग लोकसभा में इस बार? देखिए, मैं एज अ स्टूडेंट और मैं आज का युवा, मेरे को जो लगता है कि मुद्दे होने चाहिए दुर्ग के बारे में, बट यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ ये पुराने मुद्दे उठा के अभी तक यहाँ पे बहस हो गई है। तो पुराने मुद्दे को छोड़कर हम आगे की सोच रखते हैं। मैं इनसे यही दरख्वास्त करूंगा आप सभी से कि आप आगे के मुद्दे की बात कीजिए, कि आप आगे का रोड मैप बताइए हम दोनों को। दोनों पार्टियों से मेरा निवेदन है कि आप रोड मैप बताइए। रोड मैप, एक बहुत अच्छा सवाल आया है। रोड मैप की बात कही, बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। क्या है कांग्रेस का रोड मैप आगामी 5 साल के लिए? 5 साल में जो हमारा रोड मैप है, सबसे पहली बात यह है कि 30,000 जो पद हैं, खाली रिक्त पद हैं, उनको भरना है। दूसरा चीज सर, केंद्र की बात कर रहा हूं मैं। 30 लाख की बात कर रहा हूं मैं। 30 लाख पदों की बात कर रहा हूं, नौजवान युवाओं को रोजगार। 1 लाख रुपए प्रति साल नारी शक्ति को देना है, जो महालक्ष्मी योजना है उसके माध्यम से। किसानों का कर्जा माफ पूरे तरीके से, जिस तरीके से था, और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे उनकी MSP देनी है ना। तीसरा, 50% जो आधी आबादी है उनको भी हम लोग उस तरीके से। ये तो कांग्रेस का रोड मैप था। भाजपा का क्या रोड मैप है? 400 पार के लिए तो आप बात कर रहे हैं, पर रोड मैप की बात भाजपा नहीं कर रही है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संकल्प है उनका 2047 तक भारत को दुनिया की तीसरी विश्व शक्ति, आर्थिक शक्ति बनाना है। और अभी हम 5वें नंबर के क्रम में हैं। अगर हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती तो हम 5वें नंबर के क्रम में नहीं बैठते। अगर देश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती तो हम 5वें क्रम पर नहीं होते। तो बताइए। ये सब तथाकथित बातें हैं, है ना। ये इनकी वित्त मंत्री से अगर ये पूछा जाए कि प्याज और लहसुन का रेट क्यों बन रहा है तो वो बोलती है कि मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती। दुर्भाग्य की बात है, ऐसा बात बोलने वाली महिला को जो है इन लोगों ने इस देश का जो है वित्त मंत्रालय संभालने के लिए बोला गया है। पूरी की पूरी सरकार ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी है जिनका ना कोई विजन है और उनके बैठने का सिर्फ एक रीजन है, EVM सेट है। 5 साल कोई भाजपा का 5 साल कोई भाजपा का कार्यकर्ता जो है गली सड़क में जनता की आवाज को उठाते हुए नहीं दिखा है। ये सब EVM का कमाल है, इसलिए ये लोग दम भरते हैं 400 पार है। जिस दिन अगर बैलेट पेपर से वोट डालना चालू हो जाएगा ना तो सभी भाजपा के 11 सांसदों का जमानत जब्त हो जाएगा। मेरा एक सवाल है, EVM को लेकर कांग्रेस के भाई ने सवाल किया। मैं जवाब दूंगा। ठीक है। हाँ, EVM को लेकर आपने जो कहा कि EVM हैक है करके, चुनाव आयोग ने इस बात को लेकर बार बार कहा है। मैं बात देश की नहीं, मैं एक सामान्य सी बात कर रहा हूँ और आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। चुनाव आयोग इस चीज को लेकर बार बार कांग्रेस को कह रही है और अन्य सभी पार्टियों को कह रही है, जो ये आरोप लगाते हैं कि EVM हैक है। आपको ये बोला जा रहा है आप सभी पार्टियों को कि भैया आप आइए, एविडेंस दिखाइए, पर आप प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं। प्रूफ मैं बता रहा हूँ ना भैया। मेरे वार्ड में 110 मतदाता हैं,
सभी हमारे परिवार के लोग हैं। हमारा परिवार आजादी के बाद से लेकर आज तक के कांग्रेस को ही वोट डालता आया है। हमारे परिवार का ही पंच निर्वाचित होता आया है। उस वार्ड में अगर 20 वोट भी कांग्रेस को नहीं मिला पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे सभी परिवार में, तो क्या माना जाएगा? अगर हम एक बेहतर लोकतंत्र की बात करते हैं तो सभी को बोलने का हक है ना? ठीक है। नहीं, सवाल तो ये भी है, जैसा कि इन्होंने कहा, देखिए हम अगर मुद्दों की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल होकर बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि 20 वोट हमें मिले, आपके परिवार के 20 वोट थे, क्या आप श्योर हैं? क्या एक व्यक्ति ने आपको दिखाकर मतदान किया है कि नहीं किया? देखिए भैया, ऐसी बात है, मैं आजादी के बाद से लेकर आज तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के जो लोग रहते हैं, जो गांव में रहते हैं ना, वो वादा खिलाफी नहीं करते, जो बोलते हैं वो करते हैं। छत्तीसगढ़ी आदमी जुबान का पक्का रहता है और नियत का पक्का रहता है, ठीक है। वादा खिलाफी की बात की, वादा खिलाफी की बात बोल रहे हैं, क्या वादा खिलाफी? देखिए, मैं ये चीज कह सकता हूँ, जब हार जाती है कांग्रेस, आप देख लीजिए भाई साहब, कर्नाटक जीती, ईवीएम अच्छी है, हिमाचल जीता, ईवीएम अच्छा है। अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हार जाती है तो ईवीएम, हाँ, बात फिर आ गई, अच्छा है फिर खराब है। सबसे पहली बात है कि चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग से इंडिया अलायंस के लोगों ने बहुत समय मांगा है कि ईवीएम के बारे में हम बात करना है। कहीं आज तक एक भी समय नहीं दिया गया इलेक्शन कमीशन। दूसरा चीज, इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने बदलने की पूरी कुछ साजिश रची। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इलेक्शन कमीशन में हैं, प्रधानमंत्री जी के आधार पे वहां पर चुनाव वो होता है, इलेक्शन होता है कि आप चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं। तो बड़े बड़े देशों में ऐसा नहीं होता, और बड़े बड़े देशों में ईवीएम तो एक ऐसे ही है। ईवीएम पर हम बात खत्म करते हैं, क्योंकि ईवीएम बिचारी एक ऐसी ईवीएम बिचारी हो चुकी है जिसने एक बात है कि हमारे साथ है तो तुम वफादार हो, और दूसरे के साथ चले गए तो बेवफा वाली बात हो गई है। पर हम एशियन न्यूज जनता के साथ है और जनता की ही आवाज बनेंगे। हम फिर से जाएंगे जनता के बीच और उनसे मुद्दे निकाल के लाते हैं और सवाल करेंगे दोनों पार्टियों से, क्योंकि सवाल जनता का है, उनके भविष्य का है। आप युवा हैं, ठीक है, आप अगर मतदान करने जाएंगे, अरे इनका बात तो सुन लीजिए पहले। युवा की आवाज सुन लेते हैं। भाजपा को सबसे ज्यादा वोट युवा ही देता है, ऐसा भाजपा बोलती है। तो एक युवा की आवाज है, ये एक आवाज है युवा की, उस पे सुनते हैं। तो भैया आपका नाम क्या है भाई? चिराग शर्मा। चिराग भाई जी। चिराग जी, सबसे पहला सवाल आपका ये है कि जिस दिन आप मतदान करने जाएंगे तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे मतदान करने के समय आपके जहन में? देश की जो मुख्य मुद्दे है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है, वो मुद्दा हम चुनाव पे लेके जाएंगे। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो युवाओं की बात करे, महिलाओं की बात करे, गरीबों की बात करे। भाजपा द्वारा लगातार 10 सालों से गरीबों को ठगा गया है, भारत के लोगों को ठगा गया है। भाजपा ने जितने में मुद्दे बोल के चुनाव में लड़े थे, पूरे तरीके से निराधार चुनाव। कौन कौन से मुद्दे जरा बता दीजिए। युवाओं के लिए कहा गया जी, बेरोजगारों के लिए कहा गया, रोजगार 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने था, आज 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, नहीं कहा गया। इन्होंने कहा गया, बाबा रामदेव ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार लाओ, काला धन वापस आएगा। अच्छा, हाँ, काला धन, लाल रंग के भाई हमारे काले धन की बात कर रहे हैं। काला धन आया नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड का जवाब दे नहीं पा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का जवाब, चलिए ठीक है, हमारे साथ भाजपा की महिला नेत्री है, हम उनसे सवाल करते हैं। और एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो मैं जनता के बीच में जब घूम रहा था, मैं करीबन 2 से 3 दिन दुर्ग लोकसभा में हूँ, जनता का एक सवाल आया है विजय बघेल जी के लिए कि सांसद तो बहुत अच्छे हैं पर सवाल नहीं पूछते लोकसभा में। लोकसभा में सब सवाल पूछते हैं, विपक्षी कभी उनको मुद्दा चाहिए। कौन से सवाल पूछे, एक आध बताइए। देखिए, कौन से सवाल नहीं पूछे हम, हमारे में सभी हैं। मैं बोल रही हूँ, हमेशा उनको देखे हम संसद में सवाल पूछते हुए, लेकिन हमारी जो विपक्षी पार्टी वो थोड़ी ना हमारी बात को मानेगी। नहीं, आप ही से पूछ रहा हूँ, कौन से सवाल पूछे? अब बता देगा, एक आध बता दो। सवाल आपसे है, सवाल हमसे है तो वो बराबर
सवाल ये है कि सांसद जी सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। ये एक मुद्दा है और ये मुद्दा मैं नहीं कह रहा, ये आम जनता कह रही है। देखिए, सवाल पूछने का ज्यादातर अधिकार विपक्ष को है। भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का अकेले 303 सांसद है, भाजपा का 303 सांसद है और करीब 343 सांसद एनडीए का है। आप कल्पना कीजिए, जब सत्र चलता है तो सांसदों का नंबर कैसे आएगा? ये नंबर कैसे आएगा? ये संसद भवन में प्रश्नकाल होता है। भैया ऐसे आओगे ना तो न मैं आऊंगा ना आप आओगे ना कोई आएगा। ये कहते हैं विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है। जब विपक्ष अपने सवाल पूछता है तो उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी जी ने सवाल करते हैं। चलिए माइक को इधर थोड़ा दोनों पार्टियों के लिए बंद करते हैं और हम फिर चालू करते हैं जनता के लिए। जनता हमारे साथ है, हमारे साथ एक डॉक्टर साहिबा भी है। आप ठीक है, हमारे साथ एक युवा साथी है। आप अंधेरे में ना रहिए, आपके भविष्य के उजाले की ही बात हो रही है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? अनूप सिंह जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस लोकसभा चुनाव में आपके? सर्वप्रथम मैं इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना चाहूंगा। इंकलाब जिंदाबाद। मैं क्रांतिकारियों को मानने वाला हूं और उनको जानने वाला हूं। यहाँ पर जितने भी मेरे भाजपा के भाई हैं, साथी हैं, जितने भी कांग्रेस के साथी हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस करने नहीं आया हूं। मैं देश का नागरिक हूं, एक युवा हूं। तो युवा होने के नाते मैं जहां तक कहना चाहूंगा, यहाँ पर जितने भी मेरे भाई साहब जितने भी खड़े हैं, मुद्दे की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। मुद्दा तो सिर्फ एक होना चाहिए भारत देश में, वो है शिक्षा। चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, अगर शिक्षा है तो हमारा जीवन है, हमारा कल है। अगर शिक्षा ही नहीं रहेगा तो एक इंसान का जो वितर्क करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, वो मानसिक तौर पे पंगु हो जाएगा। और आज यही हो रहा है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो। मैं निष्पक्ष होकर बात करना चाहता हूं और निष्पक्ष होकर बात किया हूं, इसीलिए कैमरे के पीछे था। बस यही मेरा मुद्दा है कि शिक्षा पे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ध्यान। बहुत अच्छा सवाल है हमारे युवा साथी का, और ये सवाल कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए है। मेरा सवाल भाजपा से भी रहेगा और मेरा सवाल कांग्रेस से भी रहेगा। सबसे पहले सवाल मैं कांग्रेस से करता हूं। जैसे कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव है, शिक्षा को लेकर क्या एजेंडा है इस बार कांग्रेस का? शिक्षा को लेकर एक एजेंडा ये है कि देखिए, बेसिक जो है शुरुआती दौर पे होता है, जिसमें हम लोग सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हम लोगों ने नई शिक्षा नीति पर बात करते हैं ना, नई बेसिक शिक्षा की नहीं। क्या है आपका इंस्टेंट प्लान? बताइए, वक्त की कमी है। एकदम इंस्टेंट प्लान ये है, जितने भी IITs हैं, IIMs हैं, उसमें आप देखेंगे जितने भी अच्छे लेवल के लोग हैं, हमारी एक नीति है कि उस शिक्षा को जो वो जितना मतलब उसका रेट्स कम हो सके, वो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी सरकार आते ही कहीं रेट्स कम करने की बात की है कांग्रेस ने। हम भाजपा से भी यही सवाल करते हैं कि शिक्षा को लेकर क्या रणनीति रहेगी आपकी? मेरे नौजवान भाई ने बहुत अच्छी बात कही शिक्षा के बारे में। आप जानते हैं, आजादी के बाद से जो शिक्षा नीति लागू हुई, मैकाले का नाम हम सभी लोग जानते होंगे कि मैकाले की शिक्षा पद्धति को हमने अपनाया। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दोहरी शिक्षा नीति हमारे देश में लागू हो गई। एक जो IAS ऑफिसर बनते थे और जो उच्च श्रेणी की नौकरी में जाते थे, दूसरे से जो मजदूर और गरीब बनते थे। ये कांग्रेस की देन रही हमारे देश को। लगातार ये कांग्रेस की देन रही कि दोहरी। एक का बेटा पढ़ता था कि DPS पब्लिक स्कूल में और बाकी लोग के लिए रहता था नगर निगम में। अब जो शिक्षा पद्धति, हमारे जो मुरली मनोहर जोशी जी जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया। मुरली मनोहर जोशी जी शिक्षा मंत्री थे। मुरली मनोहर जोशी शिक्षा मंत्री थे। वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति, चलिए ठीक है, चलिए वर्तमान की शिक्षा नीति पे बात हुई। अरे मैं आपको तब्दीली बता रहा हूँ भाई साहब, कहाँ से तब्दीली हुई देश में शिक्षा नीति की। उन्होंने शिक्षा नीति का परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन करने में ये हुआ। आज देख लीजिए, आज हर व्यक्ति, हर बच्चा आज शिक्षा के जो ग्रहण करना चाहता है, जो योग्य है, उसके लिए शिक्षा का लोन दिया गया है। वो निश्चित और निःशुल्क उसके लिए बहुत ही मिनिमम ब्याज में लोन मिलता है। और हर चीज लगातार शिक्षा, जो साक्षरता की दर में वृद्धि हुआ भाजपा के शासनकाल में। आज इतनी जल्दी कोई परिवर्तन नहीं होता गौरव जी, शिक्षा नीति को बनाने में और उसको लागू करने में। आज देखिए, मोदी जी के जब से शासन काल आया है, आप क्या सोचते हो शिक्षा नीति जो परिणाम स्वरूप आज दिख रहा है वो कहाँ का है?
कांग्रेस की देन है वो। कांग्रेस पर सवाल उठे हैं कि मैकाली की शिक्षा नीति अपनाई, उस पर हमने परिवर्तन किया। 2009 से कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह जी बोलते कम थे लेकिन काम बहुत करते थे। मनरेगा उन्होंने लागू किया, मध्याह्न भोजन उनने लागू किया, शिक्षा का अधिकार आरटी 6 साल से 14 साल के निःशुल्क बच्चों को इन्होंने लागू किया। आज ये बोलते शिक्षा नीति अभी बदली है। आज ये निःशुल्क शिक्षा कहाँ करे? बड़े बड़े कॉलेज में आज लाखों की फीस, करोड़ों की फीस लग रही है। एक बच्चा आप बोलोगे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं कर सकता। अगर मेडिकल में बन जाता है MBBS तो उसके बाद उसको MD करने के लिए 1 करोड़ रुपए लग रहा है। तो कहाँ शिक्षा महंगी है, शिक्षा महंगी है, ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। शिक्षा महंगी है, वर्तमान में भारत में शिक्षा महंगी है। भारत में शिक्षा महंगी है, ये बात ठीक है। देखिए, इस नीति पे परिवर्तन हुआ है जिसका परिणाम स्वरूप माननीय मोदी जी ने कहा है कि 29 नहीं 47 की योजनाएं लागू कर रहे हैं, देश में आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। और आप भविष्य में देखिएगा जो योजनाएं बनी हुई है, आज हताशा का परिणाम यही है, जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था वो काम नहीं कर पाई। आज जो परिवर्तन हो रहा है देश में लगातार, उसको देख के उनको ये लगता है कि ये व्यक्ति कैसा कर रहा है। चलिए ठीक है, शिक्षा की बात हो रही है, अब हम वापिस जनता के बीच जानते हैं और हम जनता से ही सवाल करते हैं शिक्षा से जुड़े और भी कोई मुद्दे हैं। जी, ये मेरे जितने कांग्रेसी भाई हैं, 4 महीना पहले जब बस स्टैंड में डिबेट हुआ तो इन लोग बोल रहे थे कि सबके पास रोजगार है, युवा के पास। ऐसा 4 महीना में क्या हो गया कि बेरोजगार हो गए इन लोग? 4 महीना में ऐसा क्या है? कांग्रेस शासन, अरे रुकना, कांग्रेस शासन में रिक्शा वाला भी कलेक्टर था, है ना। अब दुर्गति हो गई है, सबकी सब बेरोजगार हो गए। अरे भैया, बेरोजगारी पे बात कर रहे हो यार, 60 साल आप लोग मलाई खाए हो, सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप लोग हो, है। और राहुल गांधी क्या बोलता है, एक दिन अपने एक भाषण में बोले छत्तीसगढ़ की जनता रमन सिंह के शासन में गरीब हो गई है, गरीबी के कारण उनको लकड़ी खाना पड़ता, लोकसभा के मुद्दे बताइए। लकड़ी खाना पड़ता है। किसान बोलता है रोगा वाला मुनगा की थे वो लकड़ी में। ये ऐसा नेता है इनका। ये ठीक है, हम वापिस जनता के सवाल है, आपको जवाब देना है क्योंकि आप अपने पार्टी के प्रतिनिधि हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं और भी है। मैडम डॉक्टर हमारे साथ जुड़ी हुई है, काफी डर रही है मैडम। आप अपने सवाल रखिए। आपके सवाल से डरना हमेशा पार्टियों को चाहिए, क्योंकि युवा जब सवाल पूछता है वो देश के बदलाव की बात करता है। क्या रहेंगे मुद्दे इस लोकसभा चुनाव में आपके? सबसे पहले तो ये कि नियमितीकरण को लेके जैसे हम हड़ताल करते आ रहे कंटिन्यू, कई बार ऐसा होता है कि हड़ताल कर्मियों को बर्खास्त कर दिया जाता है। जब बाकी राज्य में सभी जगह नियमितीकरण हो गया है संविदा कर्मचारियों का, तो फिर छत्तीसगढ़ इतना तो गरीब नहीं है कि नियमितीकरण नहीं कर सकता। नियमितीकरण एक मुद्दा है, क्या नियमितीकरण का मुद्दा लोकसभा चुनाव में प्रभाव डालेगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार जी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है और उसके 20 में से 13 वादे गारंटी हो से पूरी हो गई, मोदी जी की गारंटी के तहत। और जो नियमितीकरण वाली बात है उसके लिए भी कमेटी बनाने की बात हुई है। अभी 90 दिन इस सरकार को नहीं हुआ है और 90 दिनों में 20 में से 13 गारंटी पूरी हो गई। तो इसलिए मोदी की गारंटी पर सबको भरोसा रखना चाहिए। मोदी की गारंटी है तो निश्चित रूप से जो बात कहा गया है वो पूरा होगा, चाहे वो मेरी बहन हो चाहे भाई हो, सबके लिए चिंता। और उसको ध्यान रखना चाहिए 2008 में जो नियमितीकरण हुआ था डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिनमें नियमितीकरण। चलिए ठीक है, हमारे साथ जनता भी है और हम जनता से ही वापस सवाल करते हैं। सर, क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? मुद्दे तो बीजेपी और कांग्रेस जैसा भी लड़ रही हैं उससे भी अपन नहीं जाते हैं। मेरा मुद्दा यह है कि बहुत सारी समस्याएं आज भी समाज में हैं। सबसे बड़ी समस्या जो मेरे को लगती है वो है न्याय की। हिंदुस्तान में न्याय की जो व्यवस्था और पद्धति है वो बहुत खर्चीली है और न्याय तो मिलता ही नहीं है। भैया मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप शांत रहिए। जनता की आवाज नहीं, आप देखिए, जनता की आवाज जिस दिन, मैं आपको बता दूं, पार्टियां जिस दिन जनता की आवाज सुनना बंद कर देती है, जनता उनके कार्यालय पर ताला लगा देती है। इसलिए जनता की आवाज को ना दबाए। देखिए, यदि भैया की बात का मैं समर्थन कर रहा हूँ, कोई भी यदि पब्लिक बोल रहा है तो आप उसकी बात को सुनो। यदि आप नहीं सुन पाओगे तो जैसा आप अभी हार रहे हो वैसा और हारोगे। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, यदि मैं किसी के पक्ष में नहीं रहूंगा, विपक्ष में नहीं रहूंगा, तो मेरा भी भविष्य खतरे में रहेगा।
मेरी बात से आप समझ जाओगे कि मैं किसके पक्ष में बोल रहा हूँ, किसके पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि न्याय व्यवस्था हिंदुस्तान की बहुत खराब है। फिर मैं आपको यही बोला, दीदी आप मत बोलो मेरी बात पे, आप शांत होकर सुनो कि बात क्या बोला जा रहा है। यदि गंभीरता हो तो सुनो। न्याय व्यवस्था इतनी गंदी है कि एक आदमी एक बार अभी भी केस लगा रहा है तो उस केस का फैसला नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान की ये है। आज एक आदमी चोरी करके चला जाता है, भ्रष्टाचार करके चला जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो वापस खड़ा हो जाता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश का। ये कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये भी हमारे भैया अपने घर के हैं, वो भी हमारे भैया घर के हैं। रोज हमको यही राजेंद्र पार्क में मिलना है, हम लोगों को कहीं नहीं जाना है, लेकिन हमारी समस्या का निदान नहीं हो रहा है। आज यदि हमारी कोई गाड़ी ये पटेल चौक से क्रॉस कर जाती है लाल बत्ती, तो बाजू में खड़ा पुलिस वाला 500 रुपए चालान काट देगा, नहीं 500 रुपए भ्रष्टाचारी कर लेगा। आज भी वो समस्या खड़ी हुई है। यहाँ पे जितने लोग खड़े हुए उनको सबको मालूम है। न्याय व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है। न्याय व्यवस्था काफी डिले है और काफी महंगी भी है, ऐसा आम जनता को कहना है। और ये सवाल दोनों पार्टियों से है, ये कोई पक्ष या विपक्ष का मुद्दा नहीं, ये मुद्दा जनता का है और दोनों पार्टियों को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। भाई साहब ने जो बात कहा है निश्चित रूप से वो उनकी बात तर्कसंगत है, लेकिन उनको ध्यान होगा अभी 3 महीना पहले केंद्र की मोदी सरकार में कानून बना है। वो जो अंग्रेज शासनकाल से जो कानून चले आ रहा, तो सब बदल गया। मैं बता रहा हूँ, पहले क्या होता था, आपके पास कोई अपराध होता था तो पुलिस जो होता था वो चालान 3 साल तक पेश नहीं करती थी। आपको ध्यान होगा, आप पढ़िए उठा के, अब 90 दिन के अंदर चालान पेश करना होगा। 90 दिन के अंदर कोई भी हो जुडिशियल, आपको चालान पेश करना पड़ेगा। पुलिस के हाथ में रहता था, वो लंबा समय तक रहता। ये 376 केस में जो धारा होती थी वो बदला गया, 302 केस धारा बदल गया, बहुत सारे पूरे कानून में बदलाव हो गया है। अभी ये क्या बदलाव हो गया? आप तो कह रहे हैं कि पूरे कानून में बदलाव हो गया है, फिर कांग्रेस पीछे से ऐसे कहती है कि संविधान में ही बदलाव हो रहा है। चालान का बोले ना सर, 3 साल में आपको मालूम है कि हर चालान की एक मियाद है। कोई अगर हत्या से बड़ा भी आरोप होगा ना तो उसको 3 महीने में प्रस्तुत करना होता है। और न्याय की जो प्रणाली का भैया ने जो करे ना, नहीं होता 3 साल तक कोई आ सके, हमारे लगभग वही बता देंगे। और मैं बोल रहा हूँ न्याय व्यवस्था के लिए हमें जो बोले है ना न्याय प्रणाली को, तो हमारे लिए कोर्ट और जज जो आज इतने लंबित है मामले, तो उसको सोचने की बहुत गंभीर। चलिए हमारे साथ और भी युवा साथी है, हम उनसे भी सवाल करेंगे। और हमारे साथ कुछ कॉलेज के स्टूडेंट भी है, काफी हैंडसम कोट वोट पहन के खड़े हैं। भाई आप लाइव ही रहेंगे क्या? चलिए आप लाइव ना आइए, हम आपको लाइव दिखाते हैं। एक तो सबसे पहले आपका कोट बहुत अच्छा दिख रहा है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? धीरज। काफी धैर्यवान व्यक्तित्व है आपका, मैं काफी देर से देख रहा हूँ। क्या है मुद्दे इस बार आपके? आप वोट डालेंगे इस बार? हाँ डालूंगा। ये आपका पहला वोट है? नहीं, ये मेरा तीसरा वोट होगा। लोकसभा चुनाव में पहला वोट है? नहीं, दूसरा। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके इस लोकसभा चुनाव में? बस रोजगार दिलाओ लोगों को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रील्स बना के टिकटॉक बना के लोग फेमस हो जा रहे हैं और जो इतना मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो वही मेन है, सबसे पहले रोजगार दिलाओगे तो लोग आगे बढ़ेंगे, तो जो भी फालतू चीजें वो नहीं होगी, क्राइम कम होगा, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास करने को काम होगा तो क्राइम कम होगा, पैसे होंगे लोगों के पास। तो मेरा तो सबसे पहला मुद्दा यही है कि रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत अच्छा मुद्दा आया है रोजगार को लेकर, और एक मुद्दा ये भी है, जब मैं यहाँ घूम रहा था, लोगों से जब बातचीत कर रहा था, तो एक बड़ा मुद्दा ये आया कि जो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अच्छे बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं सरकार चाहे कोई भी रहे प्रोवाइड कराने में कोई कमी नहीं की, पर रोजगार प्रोवाइड कराने में दोनों पार्टियां पीछे रह गई, ऐसा आम जनता के आरोप है दोनों पार्टियों पर। देखिए, रोजगार की बात थी, जहाँ पर अभी महंगाई भत्ता बच्चों को दिया जा रहा था। महंगाई भत्ता से क्या रोजगार क्या पेट चल जाएगा? बता रहा हूँ, इसके पूर्ववर्ती सरकारों, एक मिनट, पूर्ववर्ती सरकारों ने जब भी बच्चा कोई भी एग्जाम की भरता था फॉर्म, उससे 300-400 रुपए की वो वसूली होती थी। उसके बाद अभी जब हमारी कांग्रेस की सरकार आई तो उसमें सारी चीजों को शिथिल कर दिया गया, बच्चों को फॉर्म भरना चालू किया गया। दूसरा चीज,
जो जॉब्स हैं, जैसे अभी 30 लाख जॉब की जैसे बात हो रही है, उसी वही चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं कि भाई किस किस कैटेगरीज में, किस किस एरियाज में ज़रूरत है। जैसे इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, चाहे MBBS के बच्चे हैं, चाहे MBA के बच्चे हों, ये सारी बच्चों के लिए कहीं ना कहीं जो स्ट्रीम वाइज काम कर रहे हैं। आप देखेंगे जैसे अभी MBA की बात करेंगे तो HR में कौन जा सकता है, मार्केटिंग के लिए कैसा हो सकता है। तो इसको जब ग्लोबली काम किया गया और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसे पूर्ववर्ती सरकार में अगर जाएंगे आप तो पहले की सरकारों ने भी हमारी काम की, और आज की स्थिति में ऐसा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप देखेंगे जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अभी हिंदुस्तान के अंदर में काम कर रही हैं, है ना। तो ये कांग्रेस की रही है कि बच्चों को कम, क्योंकि हमें हमारे बच्चों की भविष्य की चिंता है। आपको आपके भविष्य, बच्चों की, सभी को है अपने बच्चों की भविष्य की चिंता। शिक्षा को लेकर क्या रोड मैप है माननीय सांसद महोदय का, आप इसका जवाब दीजिए। दुर्ग में कुठेला बाटे में जो IIT, देश का 17वां IIT है, किसके दिन में है? इनके दिन में है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार की देन है। मैंने इस चीज को स्पष्ट कहा है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, उन्होंने दुर्ग लोकसभा को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सतत कार्य किए हैं, पर रोजगार दिलाने में कहीं ना कहीं दुर्ग विधानसभा पीछे है। दुर्ग विधानसभा के जो छात्र है वो अपने सांसद से ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर हमें रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा। देखिए, रोजगार का मतलब क्या होता है? केवल सरकारी नौकरी होता है? यदि कोई भी सरकार हो, मुझे तर्क करा ले, सभी को सरकारी नौकरी कोई भी नहीं दे सकता। रोजगार से तात्पर्य होता है कि आपको अच्छी संसाधन व्यवस्था कराना, अच्छे अवसर उपलब्ध कराना। आप व्यापार कर सकते हो, व्यापार से भी रोजगार होता है। प्राइवेट संस्थानों में भी अच्छी अच्छी नौकरी मिलता है। सरकारी नौकरी, 1 करोड़ सरकारी नौकरी देश में मिला हुआ है, 1 करोड़, और 3 करोड़ से अधिक जो प्राइवेट सेक्टरों में लोगों को काम मिला है। आपको बताता हूं, उसको तर्क के साथ बताता हूं। जो मोबाइल कंपनियां विदेशों में बनती थी वो भारत में आ गया। स्टार्टअप के माध्यम से कई कंपनियां भारत में आया, जिसमें हजारों हजार करोड़ का इन्वेस्ट हुआ है। प्रधानमंत्री जो दुनिया घूम रहे हैं, केवल ऐसे घूमने नहीं जा रहे, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट देश के अंदर लाए। इससे देश के करोड़ों युवाओं को नौकरी मिला, रोजगार मिला, करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला। सब मनगढ़ंत। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। मोदी सरकार और हमारे, तो अभी यहाँ दुर्ग लोकसभा का बात हो रहा है, तो दुर्ग लोकसभा की बात बताऊंगा। 5 साल तो हमारे सांसद मोदी दिखे नहीं। अब आई बात रोजगार की, युवा आज पढ़ रहे हैं, हम तो जान रहे हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको कर्ज दिया जा रहा है, उनके माता पिता के ऊपर में भार दिया जा रहा है। दूसरा चीज, आप रोजगार में आइए, रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ की बात किए थे, आज 9.5 साल हो चुके हैं, उनका वो करके 20 करोड़ होना चाहिए, लेकिन 20 करोड़ को बेरोजगार कांग्रेस ही नहीं हुए, बेरोजगार भारत के बच्चे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जब सरकार थी माननीय भूपेश बघेल जी, पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जहाँ पे बेरोजगारी दर 1% था। हमारे साथ भाजपा। अब हम महिलाओं की ही बात करते हैं। हम आप ही से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री भी है। आप एक बार सामने आ जाइए मैम। हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस की नेत्रियां भी उपस्थित है। नेत्रियां नहीं, सिर्फ नेत्री, जो एक है, पर कई पुरुषों पर भारी पड़ी है आज के डिबेट पे। और मैं दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, या यूं कहा जाए आपसे एक निजी प्रश्न है, आगामी जो सरकार आने वाली है उसको लेकर महिलाओं की क्या अपेक्षा है और आपकी क्या अपेक्षा है? मेरी ये अपेक्षा है, पहले तो बेरोजगारी जो चल रहा है और महिलाओं के लिए जो घरेलू हम लोग के संसाधन है, हमारी तो किचन से हमारी गृहस्थी शुरू होती है, वहीं पे खत्म होती है। अब ये अगर 500 का सिलेंडर बोल रहे हैं, ये देंगे इनको? इन्होंने अगर मोदी की बोला है जो चल रहा है 500 का ये सिलेंडर देंगे, अपने दिल में हाथ रख के कसम खाए और बोले मोदी जी ये बात कर रहे तो हम देंगे इसको। 1000 फोकट का रहा है, वही तो आप ले रहे हैं हमसे। 10 साल से आपने पैसा लिया, वो काटा है, तब आप जाके हमको 1000 महातारी वंदन योजना के तहत दे रहे हैं। ये बताइए, ये नहीं। एक सवाल है, भाजपा देखिए, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहा है। भूपेश बघेल, एक बात बोलूंगी, आप लोग बताइए, जो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री रहा है, गोबर बेच के खाया तो भी आप लोग को पेट नहीं भरा और नहीं बोलना। तो आज हम थे दुर्ग लोकसभा के दुर्ग विधानसभा क्षेत्र पर। हमारी चुनावी चाय की यात्रा जारी रहेगी।
अगली मुलाकात होगी भिलाई के सुपेला चौक पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए एशियन न्यूज भारत के साथ। फॉलो करें हमारे पेज को, लाइक करें हमारे चैनल को और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चाय चाय चुनावी चाय गरमागरम चाय 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 चुनावी चाय गरमागरम चाय 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 चुनावी चाय गरमागरम चाय।